Assalamualaikum ji and welcome to another lecture. This is a lecture that is focused on Pakistan affairs on a very important topic, a very tragic event which is the fall of Dhaka. इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे एक तो पहले टाइमलाइन से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या मेजर इवेंट्स थे दैट एक्चुअली लेड अप टू द फॉल ऑफ ढाका इवेंट। उसके बाद हम लोग कॉजेज़ देखेंगे, क्या वजूहत थी, क्या अंडरलाइन कॉजेज़ थे, क्या अंडरलाइन फॉल्ट लाइन्स थी जिसकी वजह से हमें एक इस ट्रैजिक इवेंट से गुजरना पड़ा। और फिर साथ साथ उसके पैरेलल हम लोग एक हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ऑन द इवेंट, उसकी डीपर एनालिसिस देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं और क्या क्या रियलिटीज़ हैं जो अक्सर हमें नहीं पता होती, दैट एक्चुअली लेड अप टू दिस वेरी सैड इवेंट। और फिर उसके बाद हम लोग एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि क्या लेसन्स हम लोग इस पर्टिकुलर इवेंट से सीख सकते हैं ताकि फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग में हम लोग ऐसी गलतियाँ ना दोहराएं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जी ये एक टाइमलाइन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको हम लोग बारी बारी देख लेते हैं तमाम इवेंट्स को। सो विल स्टार्ट फर्स्ट विद पार्टीशन एंड क्रिएशन। पाकिस्तान जब क्रिएशन हुई पाकिस्तान की, तो वी हैड टू विंग्स, ईस्ट विंग एंड द वेस्ट विंग। एंड दीज टेरिटोरियल विंग्स जो थे वो तकरीबन 1000 मील के फासले पे थे। अब साउथ एशिया इज़ अ वेरी डाइवर्स लैंडस्केप। यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। बल्कि एनालिस्ट तो कहते हैं कि हर 200 किलोमीटर बाद आपका जो है यहाँ पे कल्चर बदलता है, आपकी लैंग्वेज बदलती है। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो 1000 मील का फासला बहुत बड़ा फासला था। उसकी वजह से देयर वर स्टार्क डिफरेंसेस दैट एग्जिस्टेड, हमारी लैंग्वेज के अंदर भी, हमारे कल्चर के अंदर भी, हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के अंदर भी। तो ना सिर्फ हम लोग जियोग्राफिकली सेपरेटेड थे, बल्कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर कल्चर, ऑफ आर लैंग्वेज, ऑफ आर एक्सपीरियंसेस थी वो भी डिफरेंट थी। तो वो एक बहुत बड़ा, एक आप समझ सकते हैं कि स्टार्ट से ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको हम लोगों ने सही से एड्रेस नहीं किया। और उसका जो एक मैनिफेस्टेशन फिर हमें नजर आई, दैट केम इन द 1948 लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल्चरल डिफरेंसेस थे, वो एक चीज़ मैनिफेस्ट हुई इन द लैंग्वेज कंट्रोवर्सी जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन की कि वो उर्दू को इम्पोज करे एज द सोल स्टेट लैंग्वेज इन पाकिस्तान, बोथ द विंग्स। तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि वंस व्हेन यू हैव सच अ डाइवर्स कल्चर तो आपको उस कल्चर की अप्रिसिएशन आनी चाहिए। इंस्टेड कि आप उनको एक ही पेंट ब्रश से सबको ब्रश करने की कोशिश करें, सबको एक ही कलर में रंगने की कोशिश करें। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उनके जो इंडिविजुअल कलर्स हैं उनको अप्रिशिएट करें। लेकिन ऐसा हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने इम्पोज करना चाहिए उर्दू लैंग्वेज, जिसके अगेंस्ट जो है फिर एक ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हुई विच सॉर्ट ऑफ शोकेस्ड हाउ कल्चरल डिफरेंसेस वर बिगिनिंग टू राइज विद इन द एम्बिट ऑफ पाकिस्तान। तो उसके बाद ही सिर्फ कल्चरल डिफरेंसेस नहीं, फिर हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज़ भी नज़र आना शुरू हुई। 1950s एंड 60s के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, लेकिन वो डेवलपमेंट ज़्यादातर फोकस थी, टिल्टेड थी टुवर्ड्स वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान फेल्ट मार्जिनलाइज्ड। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है कि जब हम लोगों ने इस्लामाबाद को एज अ कैपिटल जो है बनाना बनाना चाहा एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी, और हम लोगों ने उधर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की, बहुत ज़्यादा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो जब उधर बंगाली रिप्रेजेंटेटिव्स आए तो उन्होंने उस ज़मीन को टच करके सूंघा और कहा कि इसमें से हमें जूट की स्मेल आती है। जूट की स्मेल क्यों आती है? क्योंकि जूट और टी जो थी वो उस टाइम पे पाकिस्तान की 50% ऑफ एक्सपोर्ट्स थी, और वो कम्प्लीटली बांग्लादेश से आ रही थी। तो जो वो सारा पैसा था जो बांग्लादेश ईस्ट विंग हमें कमा के दे रहा था, वो हम लोग वेस्ट विंग के एक कैपिटल के ऊपर लगा दिया। तो वो चीज़ जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान वालों को जाहिर है सही नहीं गुजरी, और वो दे फेल्ट मार्जिनलाइज्ड। उसके साथ ही साथ दे वर ऑल्सो अंडर रिप्रेजेंटेड इन द ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली सिर्फ 10% बंगालीज वर प्रेजेंट इन द आर्मी उस टाइम के ऊपर। तो एक आप देख सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक आइसोलेशन उनको दी गई, जिसकी वजह से जो है डिस्पैरिटीज़ आई दोनों विंग्स के अंदर, और जिसकी वजह से रिजेंटमेंट हुई। इसी रिजेंटमेंट के को बिल्डअप करते हुए 6 पॉइंट मूवमेंट आई गई, जो मुजीबुर रहमान लाए थे, विच वॉज अ 6 पॉइंट प्लान डिमांडिंग ग्रेटर फाइनेंशियल एंड पोलिटिकल autonomy फॉर ईस्ट पाकिस्तान। तो ये एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि उनकी पहली रेजिस्टेंस थी टू द फेडरल गवर्नमेंट, अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, कि हमें अपना जो है फाइनेंसिस के ऊपर भी और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के ऊपर भी ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। तो दैट वाज द फर्स्ट डिमांड दैट वाज गिवन फ्रॉम द बंगाली सर्कल्स ऑन ऑन एन ऑफिशियल लेवल। ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट जिसको ऑफन आपको कहीं पे ये इसका रेफरेंस नहीं मिलेगा, और अक्सर इस चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती, बट दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल इवेंट, दैट वाज द भोला साइक्लोन। ठीक है। भोला साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत लोगों की जानें गई, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सही से रिलीफ एफर्ट्स नहीं की गई। सही से रिलीफ एफर्ट्स नहीं की गई, जिसकी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे दे फेल्ट एलियनेटेड। अक्सर तो हिस्टोरिकल अकाउंट्स ये कहते हैं कि दिस वाज द साइक्लोन दैट एक्चुअली ब्रोक पाकिस्तान, क्योंकि दैट सॉर्ट ऑफ मेड द पीपल इन ईस्ट पाकिस्तान रियलाइज कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमारा ख्याल सही से नहीं रख सकती। तो वी हैव टू टेक मैटर्स इन टू आवर ओन हैंड्स। और
दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट, जिसको हम लोग फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस इवेंट की और पिछली सारी चीज़ों की जो ग्रीवेंसेस थी दैट कल्मिनेटेड इन द जनरल इलेक्शंस इन 1970। 1970 में अवामी लीग वॉन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली, लेकिन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ जाते हुए, एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के खिलाफ जाते हुए याया और भुट्टो ने दे रिफ्यूज टू ट्रांसफर पावर, विच वाज वेरी एंटी डेमोक्रेटिक मूव एंड सॉर्ट ऑफ बिल्ट अप। मतलब इस चीज़ के बाद वो एक्सप्लोड कर गई उनकी रिजेंटमेंट्स। जब वो एक्सप्लोड की तो देवर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, और उसके बाद पाकिस्तान ने एक और गलती के ऊपर गलती करते हुए जो है ऑपरेशन सर्च लाइट किया, विच वाज अ ब्रूटल क्रैकडाउन ऑन दीज प्रोटेस्ट। इसकी वजह से जो है लोगों के अंदर और रिजेंटमेंट आई। जो मुक्ति बाहिनी उधर की फोर्स थी विच वाज, उसको फिर सपोर्ट मिला इंडिया की तरफ से, एंड देन दैट इवेंचुअली लेड टू द सरेंडर इन ईस्ट पाकिस्तान एंड द फॉल ऑफ ढाका इन 1971। अ वेरी ट्रेजिक इवेंट, or something that is a black dot on our history. A lot of black dots on our history, लेकिन I feel like this is the biggest black dot on our history कि हम लोगों ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट लोग जिन्होंने हमारे साथ जिद्दोजहद की थी एक सेपरेट स्टेट के लिए, उनकी कदर नहीं की मेरे हिसाब से तो, और उनको उनकी राइट्स नहीं दी, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ी। तो ये जी था एक इशू ओवरऑल। एक मैंने आपको जनरल टाइमलाइन बता दी है, जस्ट अ समरी ऑफ इवेंट्स कि क्या क्या हुआ दैट एक्चुअली लेड टू द फॉल ऑफ ढाका। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि असल में अंडरलाइंग कॉजेज और फॉल्ट लाइंस क्या थी, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, कि क्यों हमें एक इतनी बड़ी ट्रैजिक इवेंट से गुजरना पड़ा। पर उससे पहले, दिस इज़ अ पाकिस्तान अफेयर्स लेक्चर, लेकिन साथ ही साथ मैंने एक अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स के ऊपर कुछ लेक्चर्स किए थे दैट आई हैव पोस्टेड ऑन माय यूट्यूब। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर कर दूंगा। तो उसके अंदर वो सारे मेजर इवेंट्स हैं जो कि पिछले साल के अंदर हुए हैं दैट होल्ड रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस इन योर CSS 2025 एग्जाम। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आई वुड हाईली इंकरेज कि वो लेक्चर्स भी आप ज़रूर देखिएगा, वो उनसे आपको फ़ायदा भी होगा। और साथ ही साथ क्योंकि दे आर लेक्चर्स, उसको सप्लीमेंट करने के लिए मैंने एक मैगजीन भी इस साल निकाला था विच वाज ग्लोबल अफेयर्स 2025, जिसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस थी ऑफ की इवेंट्स। आपको अब कोई 10-12 आर्टिकल्स पढ़ के एक टॉपिक को समझने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं एक चीज़ करके फिर ये मैंने नोट्स बनाए थे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी क्रिस्प तरीके से आपको इसके अंदर सारी डिटेल्स मिल सकती हैं फॉर द मेजर इवेंट्स। इसके अंदर फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ बुक रिव्यूज़, कुछ स्टेटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट, उसके अलावा कुछ जो मेजर पॉलिसीज़ हैं उनकी समरीज, वो सब चीज़ें भी मिलेंगी। साथ साथ एक गेस्ट पेपर भी होगा इसके अंदर। तो ये चीज़ आपको सप्लीमेंट करेगी टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेक्चर वीडियोज़ दैट यू विल वॉच। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मैं इसकी भी डिटेल्स अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। मूविंग ऑन टू द लेक्चर अगेन, सो व्हाट वर द अंडरलाइंग कॉजेज। तो उसके बारे में अगर मैं इसको समराइज करूँ, दिस इज समथिंग जो आप अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर देख सकते हैं कि द फॉल ऑफ ढाका कैन बी ट्रेस्ड बैक टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ग्रीवेंसेस बिटवीन द जियोग्राफिकली सेपरेटेड विंग्स। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ को समराइज कर देता है कि क्या क्या वजूहात रही थी दैट लेड टू द फॉल ऑफ ढाका। उसके अंदर पॉलिटिकल भी थी, इकोनॉमिक भी थी, कल्चरल भी थी, लिंग्विस्टिक भी थी। सो लेट्स लुक एट दीज इन मोर डिटेल। सबसे पहले जी पॉलिटिकल एक्सक्लूजन आ जाती है एंड डेमोक्रेटिक सप्रेशन आ जाती है। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 55% ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन, लेकिन जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक पावर थी दैट वाज लार्जली हेल्ड इन वेस्ट पाकिस्तान। तो उनको प्रोपोर्शनेट पावर नहीं दी गई थी, तो एक उनकी एक्सक्लूजन, एक पॉलिटिकल एक्सक्लूजन उनकी की जा रही थी। साथ ही साथ 1970 जनरल इलेक्शंस जो थे उसके अंदर अवामी लीग ने, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 167 आउट ऑफ 313 NA सीट्स जीती थी, विच वॉज अ क्लियर मेजोरिटी। उनका राइट था, उनका हर तरीके से डेमोक्रेटिक राइट था तक कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें, लेकिन पावर जो है वो ट्रांसफर नहीं की गई, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट आया। तो अब आप देख सकते हैं कि एक तो उनकी पॉलिटिकल एक्सक्लूजन भी की गई और साथ साथ उनकी डेमोक्रेटिक सप्रेशन भी की गई। तो दिस इज़ अ वेरी अथॉरिटेरियन वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, जिसकी वजह से हमें उस ट्रेजिडी को फेस करना पड़ा। साथ ही साथ देवर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक मार्जिनलाइजेशन, और इसका एक मेजर एस्पेक्ट था कि हम लोगों ने उर्दू को इम्पोज करना चाहा, उर्दू को स्टेट की सो लैंग्वेज इम्पोज करना चाहा इन 1948, इवन दो 50 मिलियन पीपल जो थे इन ईस्ट पाकिस्तान दे स्पोक बंगाली। तो उनकी जो थी, उनको उस चीज़ को हम लोगों ने कंसिड्रेशन में ना लाते हुए ये चीज़ की, विच वॉज अगेन इन माई ओपिनियन एंड इन द ओपिनियन ऑफ मैनी हिस्टोरियंस नॉट अ वेरी स्मार्ट पोलिटिकल मूव। इसकी वजह से ये हुआ कि उनका जो एक बंगाली नेशनलिज्म था वो उजागर हुआ। वो 1952 की लैंग्वेज मूवमेंट में आपको नज़र आया, जिसने एक बंगाली आइडेंटिटी को उजागर किया और एक, आप कह सकते हैं कि बीज बोए लॉन्ग टर्म मिसट्रस्ट के इन इन द वेस्ट पाकिस्तानी अथॉरिटीज़। तीसरा हम लोग देख लें तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई उनकी, और रीजनल डिस्पैरिटीज़ हमें नज़र आई बिटवीन द टू विंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट पाकिस्तान की जो जूट और टी इंडस्ट्रीज थी, दे जनरेटेड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज। ऑलमोस्ट अबाउट 50% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमारी इस जगह से आ रही थी।
लेकिन डिस्पाइट दस कि वो इतना बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं नेशनल इकोनॉमी के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान को सिर्फ 25 से 30% ऑफ नेशनल डेवलपमेंट फंड्स मिलते थे। उन फंड्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा करप्शन और इस तरह की चीज़ें थी, मिस अप्रोप्रिएशन थी, तो उनको प्रॉपरली आप सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करते, जिसकी वजह से देयर वाज fewer infrastructure development projects happening in East Pakistan and the social services were very poor। तो उनको एक आप कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ उनको एक मार्जिनलाइजेशन का एस्पेक्ट भी दिया गया इसके अंदर। साथ ही साथ जो 1970 का भोला साइक्लोन था, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट किल्ड अप टू 500,000 पीपल इन ईस्ट पाकिस्तान। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसका उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स बहुत डिलेड भी था, कि बहुत टाइम बाद उन्होंने उस चीज़ का रिस्पॉन्स दिया, और साथ ही साथ जो रिलीफ रिस्पॉन्स दिया गया वो बहुत इनएडिक्वेट था। तो जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ निगलेक्ट लोगों के अंदर आना शुरू हो गई कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमारा ख्याल नहीं रख सकता। साथ ही साथ देयर वाज एन अंडर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, कि देयर वाज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी ऑफिसर कॉर्प्स दैट केम फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। सम एस्टिमेट्स प्लेस इट बिलो 10%। तो ये चीज़ें थी, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक बहुत बड़ा जो मेजर आप कह सकते हैं कि फ्लैश पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट था, दैट वाज दी massive human rights violation that happened under Operation Searchlight. A very big mistake in my opinion, कि आपने एक मिलिट्री फोर्स अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की, which never works। लेकिन हम लोग अपनी हिस्ट्री से भी नहीं सीखते, हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है। तो अभी तो 1971 का ऑपरेशन सर्चलाइट था, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, इंटेलिजेंसिया के ऊपर। जो उनके इंटेलेक्चुअल्स थे उनको काफ़ी लोगों को आप कह सकते हैं कि उठा लिया गया, मार दिया गया, इस तरह की चीज़ें, which led to thousands of deaths and pushed the majority of East Pakistan towards open revolt। तो आपने जो एक उनके जहनों में ग्रीवेंसेस थी, उसके ऊपर आपने जलती पे तेल डालने का काम किया विद दिस ऑपरेशन, क्योंकि फिर लोगों को रियलाइज़ हो गया कि ना सिर्फ हमारा ख्याल रखते हैं बल्कि ये तो हमारे दुश्मन है। उनके पर्सपेक्टिव में ये चीज़ आना शुरू होगी जहन में। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज़ दी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, विच डज एन इंक्वायरी इनटू द 1971 वॉर। अब आगे जो स्लाइड होगी वो इसी रिपोर्ट की एनालिसिस होगी, दैट वुड नॉट बी माई ओपिनियन। दिस जो रिपोर्ट बताती है वो ये बताती है कि देयर वर मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड एट्रोसिटीज़। कमीशन ने देखा कि देयर वर वाइड स्प्रेड किलिंग्स, रेप्स एंड लूटिंग, killings, rapes, and lootings by the Pakistani military in East Pakistan. So you see that you used your forces against your own people. And you didn't just use them, you killed them, you raped them, you looted them. तो मैं तो जब ये देखता हूँ सुनता हूँ तो मेरा तो ऑनेस्टली बहुत बहुत दुख भी होता है, मेरा तो डाइजेस्ट नहीं होती बात कि हम लोग कैसे इस तरह के चीज़ कर सकते हैं। और इट इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड्स ऑफ आर हिस्ट्री इन माई ओपिनियन। बंगाली सोर्सेज से कि ऑलमोस्ट 1 million people died, बट द रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट 26,000 people died ड्यूरिंग द मिलिट्री ऑपरेशन, और लार्ज नंबर ऑफ देम वेंट मिसिंग, और वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ रिपोर्ट बताती है वो ये कहती है कि देयर वर डिसिप्लिनरी एंड एथिकल लैप्सेस। मैनी सीनियर ऑफिसर्स, नॉट द लोअर स्टाफ, सीनियर ऑफिसर्स वर अक्यूज्ड ऑफ इंडल्जिंग इन मॉरल एक्टिविटीज़, जिसके अंदर करप्शन थी, ब्राइबरी थी, एक्सप्लॉयटेशन थी। फिर देन देयर वर एलिगेशंस के स्मगलिंग और इलिसिट एक्टिविटीज़ के अंदर भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। उसके बाद देयर वाज सिविल मिलिट्री डिस्कनेक्ट। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी इन ईस्ट पाकिस्तान दैट वाज मार्जिनलाइज्ड। इंस्टेड के जो आपके गवर्नेंस है वो आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके सिविल सर्वेंट्स बिलोंगिंग टू दैट रीजन वो रन करें, दैट वाज टेकन ओवर बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स एज वेल, जो कि उनका बिल्कुल भी रोल नहीं था। सो दे ओवरस्टेप्ड देयर बाउंड्रीज एंड दैट एक्चुअली एलियनेटेड द बंगाली सिविल सर्वेंट्स एंड इंटेंसिफाइड लोकल ग्रीवेंसेस। कि ज़ाहिर है जब आप उनको अपने ऊपर ही हुकूमत नहीं करने दे रहे हो, अपने आप को फोर्सफुली अपने आप को इम्पोज कर रहे हो उन रीजन्स के अंदर, तो वो चीज़ जो है वो सॉर्ट ऑफ इंटेंसिफाइड लोकल ग्रीवेंसेस। अब ये आप सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आज के पाकिस्तान के ऊपर भी अप्लाई करते हुए सोचें, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो केपी हो। क्या हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री से सीखा है? क्या हम लोग अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहते भी हैं, या फिर हम लोग जो हैं वही मिस्टेक्स दोबारा दोहराने के कायल हैं और वही ट्रेजेडीज़ दोबारा गुजरने के कायल हैं? तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, सॉरी आई डाइग्रेस, बट अगर रिकमेंडेशंस के ऊपर आए तो उस इस रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दी थी कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका कोर्ट मार्शल किया जाए, हु हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रॉसिटीज़ एंड ऑपरेशनल फेलियर्स। लेकिन एज वी ऑल नो, डिस्पाइट दीज रिकमेंडेशंस नो सिग्निफिकेंट एक्शन वाज टेकन। बेसिकली ये हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट की समरी थी जो उसने बताई। इसके अंदर और भी बहुत डिटेल्स थी, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप खुद इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद जी इस सब चीज़ को सम अप करते हुए मैं आपको एक और एस्पेक्ट दिखाना चाहता था। ड्यूरिंग माई रिसर्च आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल विच वाज फॉल ऑफ ढाका, मेमोरीज ऑफ अ ब्लडी दिसंबर।
तो इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये जी एक इवेंट है जिसके अंदर एडमिरल मोहम्मद एहसन को, जो लास्ट गवर्नर थे ईस्ट पाकिस्तान को, उनकी जब मीटिंग हुई याया खान से, और जब वो आए शेख मुजीबुर रहमान से एक्चुअली मिलने बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने एडमिरल मोहम्मद एहसन से पूछा कि यार व्हाट आर दी 6 पॉइंट्स, कि ये 6 पॉइंट्स क्या हैं जिसके बारे में इतनी बहस हो रही है। तो एडमिरल साहब ने कहा कि सर अगर आपने नहीं पढ़े हुए तो मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट भिजवा देता हूँ, आपको डॉक्यूमेंट भिजवा देता हूँ ताकि आप एक दफ़ा देख लें उनको। तो याया साहब का रिस्पॉन्स which was amazingly weird was that कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। मतलब एक इतना सीरियस उनके जो एक डिसकंटेंट का वेव उधर चल रही थी, डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी एक जेन्युइन ग्रीवेंसेस थी, आपने उनके ग्रीवेंसेस को पढ़ने की भी जहमत नहीं की, उनको समझने की भी जहमत नहीं की, आपने कहा कि बस मैं मैनेज कर लूंगा। तो दिस सॉर्ट ऑफ शोज दैट देयर वाज अ लैक ऑफ सीरियसनेस टू एंगेज विद द पीपल विद इन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। दैट सॉर्ट ऑफ शोज कि वाज अ ट्रेजेडी ऑफ आवर ओन मेकिंग, एंड दैट सॉर्ट ऑफ इज अ वेरी सैड रियलिटी ऑफ आवर स्टेट। अब देख लेते हैं कि लेसन्स फॉर द फ्यूचर क्या हैं, हम लोग किस तरह से इश्यूज ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन को एड्रेस कर सकते हैं। क्या हम लोग इस वाक़ये से, इस सैड सैड रियलिटी से सबक सीख सकते हैं ताकि जो हमारे फ्यूचर इश्यूज हैं ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन उनको एड्रेस किया जाए। तो कुछ मेजर लेसन्स हैं जो कि मैंने आइडेंटिफाई करके लिस्ट आउट किए हैं। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए रीजनल आइडेंटिटीज़ की। यू नीड टू अवॉइड इम्पोजिंग अ सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी। इंस्टेड के जो उधर के लोगों की अपनी आइडेंटिटीज़ हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। सिंधी लैंग्वेज को अप्रिशिएट किया जाए, बलूच लैंग्वेज को अप्रिशिएट किया जाए, पश्तो जो भी लैंग्वेजेस हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनके कल्चर जो है उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनके कल्चरल नॉर्म्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए। वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और इंस्टेड कि हम लोग उनके ऊपर कुछ इम्पोज करें, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो उनके कल्चरल सेटअप के अंदर चीज़ें हैं उसको देखें, ठीक है, ताकि रिजेंटमेंट ना बढ़े। साथ ही साथ यू नीड टू इंश्योर इकोनॉमिक एक्विटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं रीजन्स के अंदर, जो रीजन्स हमारे रिसोर्स रिच हैं लेकिन वैसे पुअर हैं, जैसे बलूचिस्तान, उनको उनकी रिसोर्सेज का फ़ायदा डायरेक्टली मिलना चाहिए। अगर बलूचिस्तान से हम लोग मिनरल्स निकाल रहे हैं, अगर बलूचिस्तान से हम लोग सुई गैस निकाल रहे हैं, तो उधर के जो लोग हैं उनको उस गैस का, उस मिनरल्स का जो रॉयल्टीज़ हैं वो देनी चाहिए, उनको जो फ़ायदे हैं उनको पहुंचाने चाहिए। ताकि जो हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उन एरियाज़ की, वहाँ से उन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिले, ताकि उनकी भी ओनरशिप आए उन चीज़ों के ऊपर। उनको भी पता चले कि अगर हमारे इधर कोई चीज़ हमारी ज़मीन से निकाली जा रही है तो उसका फ़ायदा हमें भी मिल रहा है। साथ ही साथ देयर इज़ नीड फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन। वो ये है कि हमें अपनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। 18th अमेंडमेंट इज़ अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और फर्दर डेवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम लोग इंश्योर कर सकें कि फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले सारे प्रोविंसेस को, उनका अपना कंट्रोल हो अपनी रिसोर्स के ऊपर, अपनी गवर्नेंस के ऊपर, और उनका अपनी रिप्रेजेंटेशन हो इन द मिलिट्री, जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वी शुड अवॉइड मिलिटराइज रिस्पॉन्सेज। मिलिट्री क्रैकडाउन्स जो होते हैं, दैट इज़ द वर्स्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, बिकॉज आप अपने लोगों के ऊपर जब मिलिट्री क्रैकडाउन करते हैं तो वो आप उस उधर फिर डिबेट और डिप्लोमेसी का रास्ता बंद कर देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है लोगों के साथ इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में रहें और उनको एलियनेट करें फर्दर। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाएं टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस दैट पीपल हैव। साथ ही साथ आपको ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस करनी चाहिए, ताकि यू आर एबल टू रूट आउट करप्शन एंड नेपोटिज्म इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, एंड encourage एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये ना हो कि वो उनको लगे कि हमारे हमारे ऊपर फैसले बाहर से आ रहे हैं, कोई और लोग हमारे लिए हमारे फैसले कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फीलिंग होती है ना, दैट एक्चुअली ब्रीड्स रिग्रेट्स। उसके बाद डेवलपमेंट हमें लानी चाहिए फॉर यूनिटी। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी सोशल वेलफेयर के लिए सोचते हैं, उनको बेहतर ज़िंदगी के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो मिटिगेट्स सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। जब उनको फील होता है कि हम लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, हम लोगों को सीरियसली देखा जा रहा है, तो वो चीज़ सॉर्ट ऑफ यू नो ब्रीड्स नेशनल इंटीग्रेशन, दैट सॉर्ट ऑफ ब्रीड्स नेशनल यूनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेवलपमेंट लेड नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ जाएं। तीसरा और बहुत चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, दैट इज डिजास्टर रिस्पॉन्सिवनेस। पाकिस्तान इज़ द फिफ्थ मोस्ट अफेक्टेड बाय, आप कह सकते हैं, बाय क्लाइमेट चेंज, और जिसकी वजह से हमें डिज़ास्टर्स फेस करने पड़े हैं और आगे भी करने पड़ेंगे। और डिज़ास्टर्स की प्रॉपर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
टू मेंटेन द फेथ ऑफ लोकल पॉपुलेशंस एंड फेडरल इंस्टीट्यूशंस। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको सही से सीरियसली लें, ताकि लोगों को ये फील ना हो कि आपके जो फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपका ख्याल नहीं रख सकते। बोला साइक्लोन क्राइसिस वाज अ बिग एंड ट्रैजिक क्राइसिस, जिसको पाकिस्तान ई वेस्ट पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने, फेडरल गवर्नमेंट ने बेसिकली सीरियसली नहीं लिया, और जिसकी वजह से स्टेट नेग्लिजेंस की वजह से रीजनल ग्रीवेंसेस जो थी वो हमें एम्पलीफाई होती दिखाई दी, और फिर दैट इवेंचुअली लेड टू ओपन रिवॉल्ट। तो पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज अगेन पाकिस्तान को क्लाइमेट क्राइसिस फेस करनी भी पड़ी और आगे भी करनी पड़ेगी। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वी कैन नॉट स्लाइड दैट अवे, और उसको सीरियसली लेने की बहुत ज़रूरत है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजास्टर रिस्पॉन्सिवनेस का, जिसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम द ट्रेजिडी ऑफ 1971। जहाँ तक फाइनल वर्ड्स का ताल्लुक है तो मैं यही कहूँगा कि द इवेंट इन इटसेल्फ इज़ a big black dot on our history. It was a tragedy of our own making, और इस चीज़ से हमें सीखने की ज़रूरत है, इस चीज़ को दोबारा रिपीट ना होने देने की ज़रूरत है, और उस चीज़ के लिए हमें जो हम लोगों ने लेसन्स देखे हैं उसको, उसके बारे में डीपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ज़रा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और उसको फिर अप्लाई करने की ज़रूरत है इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, इन द कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहूँगा कि डू लिसन टू दैट सॉन्ग, जिसका अक्सर लोगों को पता नहीं होता। वो हम सफ़र था, दैट वाज एक्चुअली रिटन फॉर बांग्लादेश, और उसके जो वर्डिंग्स है दैट सॉर्ट ऑफ यू नो इनकैप्सुलेट द एंटायर स्पिरिट ऑफ द ट्रेजेडी। तो इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है, एंड आई होपफुल कि इंशाल्लाह आगे जो है हमारा फ्यूचर, इस फ्यूचर में हम लोग इस तरह की गलतियाँ नहीं करेंगे, और हम लोग इन चीज़ों से सीखेंगे। सो विद दैट नोट विल एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच thank you so much for listening. For more information, you can reach out to me on my Facebook and Instagram account, and do subscribe to this channel. Do share the video, and I hope कि आप लोगों को इसमें से कुछ सीखने को मिला, और एक अच्छा आंसर लिखने की भी कैपेसिटी आपके पास आगे होगी, क्योंकि आपके पास एक टाइमलाइन भी आ गई है, आपके पास कॉजेज भी आ गए हैं, और आपके पास एक जो है फ्यूचर भी आ गया है, फ्यूचर रोड मैप भी आ गया है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस टॉपिक को कवर करने के लिए आई थिंक आर इनफ, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।